का 3, फ्लोरीन का 1। क्लोरीन वाले पार्ट का 3 है कोवेलेंसी। तो अगर क्लोरीन का कोवेलेंसी 3 है तो थियोरेटिकली क्लोरीन का कोवेलेंसी कितना कितना होता है बताओ। थियोरेटिकली सर आवाज क्लोरीन नहीं का आ रही थी, दोबारा पूछे ना। बोल रहे हैं थियोरेटिकली क्लोरीन का कोवेलेंसी क्या क्या होता है। बताओ। अरे कॉपी में कराया है ना भाई कोवेलेंसी क्लोरीन का, फ्लोरीन का, आयोडीन, ब्रोमीन, कितना होता है क्लोरीन का कोवेलेंसी। मिली आवाज आ रहा है। यस सर। कितना होता है क्लोरीन का कोवेलेंसी। तो लोग नोट्स पर भी पलट के नहीं देखता है। ब्रोमीन वाला पार्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका कोवेलेंसी एक ही जैसा रहेगा। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये चीज नीचे लिखे भी थे। क्लोरीन वाले पार्ट में कोवेलेंसी 1 होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोवेलेंसी 1, 3, 5, 7 4 कोवेलेंसी होता है। कॉपी पलट के देखा करो, नोट्स कॉपी में सारी चीजें करा रखी है। ऐसा अगर सोचेंगे कि हम क्लास में सब कुछ समझ लेंगे उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। क्वेश्चन क्लास में जब देते हैं उसका टॉपिक नहीं बन रहा होता है तो नोट्स कॉपी में उस तरह के थ्योरेटिकल पार्ट को पलट के देखना होता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। 10th क्लास के बोर्ड का एग्जाम नहीं कि हल्की सी चीजें होंगी और आप आसानी से सबको समझ लेंगे। कोवेलेंसी वाला पार्ट 1, 3, 5, 7 है। और अभी जस्ट मेंशन किया उस क्वेश्चन वाले पार्ट में कि क्लोरीन वाले पार्ट का कोवेलेंसी इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ClF3 मॉलिक्यूल वाले पार्ट के हिसाब से हम लोग को 3 मिलना चाहिए। तो पहला कोवेलेंसी 1 है, दूसरा कोवेलेंसी 3 है। तो पहला कोवेलेंसी तो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जब यहाँ से हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तब उस केस में हम लोग का कोवेलेंसी वाला पार्ट आराम से 3 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए, इन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। और कोई डाउट किसी को। सर 4 नंबर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1 का, मतलब सबसे शुरुआत के 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में among the following element group number is not equal to the valence electron। तो पीरियोडिक टेबल उठा के देखा। हाँ भाई बताओ आदित्य। आदित्य तुम्हारा ही डाउट है ना। हाँ सर, ये वाला बन गया था सर, पीरियोडिक टेबल में तो है। अच्छा हम पूछे तुमसे कि पीरियोडिक टेबल में है तो ये वाला तो बन गया सर। देखा तो तुम है नहीं पीरियोडिक टेबल, कैसे बन गया बताओ, थोड़ा हमको एक्सप्लेन करो। 4 नंबर सर, Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इसका ग्रुप नंबर भी फर्स्ट है। ठीक है। और नाइट्रोजन का सर 7। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। नो सर, 7 नहीं। तो बन कैसे गया सवाल। सर 3 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। 5 है सर। देखो भाई, अगर पढ़ाई करना है ना तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। नीट के एग्जाम में 600 नंबर लाने वाले लोगों की कमी नहीं है, 550 नंबर भी लोग भर भर के ला रहे हैं। अगर इसे फकैती मारना है तो मत पढ़ाई करो, फिर बोर्ड का पढ़ाई करो। हमको भी बता दो, हम भी बोर्ड का आराम से पढ़ाई कराएंगे। केमिकल बॉन्डिंग में जो 22 से 23 लेक्चर लगता है ना केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करने में, हम 10 लेक्चर में आराम से खत्म करेंगे और तुमको सब समझ में आएगा। तो डिसाइड कर लो कि बोर्ड का तैयारी करना है कि नीट का तैयारी करना है। केवल बोलने की तैयारी मत करो कि हमको नीट का तैयारी करना है, लेकिन मेहनत हमको बोर्ड के लायक भी नहीं करना है। मेहनत हम 10th क्लास से भी कम करेंगे। हम जब एक सवाल पूछे तो हाँ बन गया सर ये,
फिर पूछे कैसे बना, तो नहीं मालूम। उसमें भी नाइट्रोजन का वैलेंसी नहीं मालूम। 2 लेक्चर हम लोग केवल वैलेंसी और कोवैलेंसी पे डिस्कशन में डाले हैं। 2 लेक्चर केवल उसके डिस्कशन में गया है कि वैलेंसी कितना होता है, कोवैलेंसी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे केवल। घर वाले एडमिशन करा दिए फिर तो टाइम पास कर ही सकते हैं आराम से, पढ़ने की क्या जरूरत है। जो जो लोग डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे और जो लोग होमवर्क ये टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे, सबके घर पे कॉलिंग आना शुरू हुआ है। तुम लोग के घर पे भी कॉल जाएगी कि ये सब टेस्ट हुआ है, लेकिन ये लोग अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिए हैं, एक भी डीपीपी अभी तक सॉल्व नहीं किया है। कि कोई 11 12 से पढ़ाई, कोई नॉर्मल पढ़ाई नहीं होता है कि मजे से कर लिए, बनाने में क्या है, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पढ़ाई यहाँ पे नहीं होने वाला। इस 6 महीने का चीज एक ही दिन पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि अब तुमको समझ ही नहीं आ रहा। भारी है चीज है, 11 12 की चीज है, उसमें भी नीट और इंजीनियरिंग और भी भारी है। लगेगा कि घूमते फिरते कर ले, तो ऐसे काम नहीं चलता है। यहाँ पे आईपीएल का मैच भी देख रहे हैं, पबजी भी खेल रहे हैं, मीम भी बना रहे हैं, और उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि नंबर भी नहीं आ रहा मेरा। और घर वाले को झूठ बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। कोई टेस्ट नहीं देता है, ये तो हमको समझ ही नहीं आता। मजाक करने के लिए बैठे हुए क्या यहाँ पे। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो आराम से, क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा। कौन सा? यार आवाज क्लियर नहीं आ रहा, कौन सा? खुशी टाइप कर सकते हैं, अगर आवाज क्लियर नहीं आ रहा तो टाइप कर सकते हैं चैट में। जल्दी बोलो, और कोई डाउट किसी को? तुम लोग को हम होमवर्क देना बंद कर देंगे। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है को हम एक्स्ट्रा अपना टाइम खराब करेंगे, हम भी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। डिस्कशन करने से ज्यादा बोलना पड़ता है हमको भी। उससे अच्छा है कि हम 20 लेक्चर की जगह पर 15 लेक्चर में आराम से केमिकल बॉन्डिंग खत्म करेंगे। कोई डिस्कशन नहीं कराएंगे, कोई होमवर्क नहीं करने को मिलेगा। करना है करो, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी लाइफ है। जिसको डाउट पूछना होगा उसका अलग से डाउट क्लास लगा दिया करेंगे, ज्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, जिसको भी डाउट पूछना होगा अपना डाउट क्लास के लिए अप्लाई करेगा, डाउट क्लास अलग से लगा देंगे, वहीं पे डाउट पूछेगा। विच कंपाउंड ऑफ जेनॉन इज नॉट पॉसिबल। तो एक चीज है जैसे इसमें खुशी कि जेनॉन वाले पार्ट में अगर हम लोग कोवेलेंसी की बात करें तो नोबल गैसेस वाले पार्ट में कोवेलेंसी 2, 4, 6, 8 हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट टोटल 8 है, मतलब वैलेंसी वाला पार्ट 0 होना चाहिए। बट जब 0 हुआ तो वहां से एक पेयर ब्रेक होकर के 2 कंपाउंड का, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ। फिर जब दूसरा पेयर हुआ तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब तीसरा पेयर ब्रेक हुआ तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब चौथा पेयर ब्रेक हुआ तो 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला के 2, 4, 6, 8 कोवेलेंसी बना सकता है। पहला मॉलिक्यूल देखो XCF2। XCF2 वाले पार्ट में जेनॉन के ऊपर 2 फ्लोरीन है, मतलब यहाँ पे कोवेलेंसी वाला पार्ट 2 के बराबर है। तो 2 कोवेलेंसी है, 2 कोवेलेंसी हो सकता है, मतलब ये मॉलिक्यूल वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पूछा है नॉट पॉसिबल। दूसरे में XCF4, अगर XCF4 लेके चलेंगे तो जेनॉन वाले पार्ट के ऊपर 4 फ्लोरीन दे रखा, मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट 4 के बराबर ले सकते हैं। अगर कोवेलेंसी वाला पार्ट 4 के बराबर है तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर XCF5 लेके चले तो जेनॉन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग का 5 फ्लोरीन होगा, इसका मतलब हम लोग का कोवेलेंसी वाला पार्ट 5 के बराबर होना चाहिए। और अगर कोवेलेंसी 5 के बराबर होना चाहिए, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता है 2, 4, 6, 8 में, मतलब इस तरह का मॉलिक्यूल जहाँ कोवेलेंसी 5 है वो बना पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों के जेनॉन के केस में कोवेलेंसी केवल 2, 4, 6, 8 ही हो सकता है। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब ये पार्ट अपना आंसर होगा। और XCF6 में 6 कोवेलेंसी है, 6 कोवेलेंसी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता है। समझ में आया खुशी? Yes. ओके, और कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 91 के बाद?
जल्दी बोलो और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 91 के बाद। क्वेश्चन नंबर 108 कितने लोगों से बन गया? खुशी से बन गया। और किसी से क्वेश्चन नंबर 108 नहीं बना? ऋषिराज से भी बन गया। अच्छा, बना 2 लोगों से है और डाउट किसी का नहीं है। मिली से भी बन गया। इस तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको नहीं समझ में आता है कि बनता है 2 या 3 लोगों से है और बाकी लोगों में से किसी को डाउट भी नहीं होता है। अगर नेक्स्ट टाइम से होमवर्क नहीं किया कंप्लीट तो घर वालों को कॉल जाएगा ही जाएगा। जब थोड़ा सीरियस हो गया, पढ़ाई करने का टाइम आ गया, 2-3 महीने का टाइम मिल गया, तुम लोगों को फ्रीडम मिल गया कि आप अपने हिसाब से काम कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं। अब इसके बाद फ्रीडम नहीं, तुम्हारे घर वालों को इन्फॉर्मेशन जाएगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, घर वालों को कॉल जाएगा। उसके बाद घर वालों को समझाने कि हम क्यों नहीं कर रहे। अगर डाउट क्लासेस लेना है तो सेंटर पे आकर के भी डाउट क्लासेस ले सकते हैं आराम से। जिसको भी डाउट पूछना है आराम से आकर के डाउट पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग से डाउट क्लास लगाना है तो अलग से डाउट क्लास भी लगा सकते हैं, लेकिन होमवर्क नहीं कंप्लीट करके आएंगे, तुम्हारा टॉपिक आगे जाके खराब होगा, तुमको कुछ याद नहीं रहेगा। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। होमवर्क तुमको एनी हाउ मस्ट है, सॉल्व करना ही करना है। होमवर्क कहीं कंप्लीट करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस एक चीज को ध्यान रखना। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है आराम से 108 के अलावा। जल्दी बताओ और कोई डाउट। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वाले पार्ट में मूव करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले पार्ट का। कोवेलेंट बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन किए थे। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओनली दोज ऑर्बिटल विल अंडरगो ओवरलैपिंग फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन व्हिच हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। उसमें कुछ हम लोग डिस्कशंस किए थे कि ये सब ओरिएंटेशन पॉजिटिव ओवरलैप होगा, इन सब ओरिएंटेशंस में नेगेटिव ओवरलैप होगा और यहाँ पे जीरो ओवरलैप होगा। तो उन सब चीजों के बेसिस पे हम लोगों का कुछ डिस्कशन हुआ था। फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हम लोग ऊपर मेंशन कर भी चुके थे कि अगर हम लोगों का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस केस में बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग 2 ही तरह का बॉन्ड बना पाएंगे, जिसमें बोला था एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो हेड ऑन ओवरलैप या फिर एंड टू एंड ओवरलैप होगा, ये हम लोग मेंशन करते हुए चलते हैं। जबकि अगर पाई बॉन्ड बनाना होता है तो लैटरल या फिर साइडवेज ओवरलैप कंसिडर करते हैं। तो जब 2 ऑर्बिटल पैरेलल होकर के ओवरलैप करेंगे तो इस केस में हम लोग आराम से इसको पाई बॉन्ड बोलेंगे। अगर 2 ऑर्बिटल सामने सामने ओवरलैप करेंगे हेड ऑन, तब इस चीज को हम लोग आराम से सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए मेंशन कर सकते हैं। अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, लेक्चर नंबर 5, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से रिलेटेड। तो टाइप्स वाले पार्ट में अगर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करें तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को डिस्कस करना है सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट। मेंशन कर चुके हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं। लेकिन सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और उससे रिलेटेड और भी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स, उन सब का हम लोग कोई डिस्कशन अभी तक नहीं किए थे। तो उन सब चीजों का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, क्या क्या पॉइंट से एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में, और भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट से आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है उसकी कंपैरिजन की बात कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट नोट करना शुरू करो। सबसे पहला पॉइंट सिग्मा बॉन्ड में, they are formed due to head on or end to end overlap they are formed due to head on or end to end overlap of pure orbitals और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पॉइंट का ध्यान रखना, प्योर ऑर्बिटल हो या हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, दोनों मिल करके या दोनों ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सबसे पहला पॉइंट इस एक चीज का ध्यान रखना।
दूसरा पॉइंट हम लोग ऑल दो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो दो एटम्स के बीच में हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा और हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम लोग सेकंड पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं, नोट कर लो। द फर्स्ट बॉन्ड formed between two atoms will always be a sigma bond, will always be a sigma bond, and between two atoms only one sigma bond can be formed. दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और दो एटम के बीच में हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। ये हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और हमेशा दो एटम्स के बीच में हम लोग एक ही सिग्मा बॉन्ड बना पाएंगे। ये हम लोग डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, चाहे तो स्टार मार्क कर लो इस चीज को। सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड along the, या ऑन द कर सकते हैं, फॉर्म ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस के साथ हेड ऑन ओवरलैप किया। तो अगर हम लोग एक के न्यूक्लियस को दूसरे के न्यूक्लियस से ज्वाइन करते हैं मतलब एक एटम के न्यूक्लियस को दूसरे एटम के न्यूक्लियस से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो लाइन निकल के आया, इस लाइन को हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल सकते हैं। इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही ओवरलैप हो रहा है। अगर सिग्मा बॉन्ड बनता है तो हमेशा ओवरलैपिंग वाला पार्ट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही बनता है। मान लो पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल का शेप डंबल टाइप का होगा और डंबल वाले पार्ट को जब हम लोग दूसरे डंबल ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कराएंगे तो इस केस में एक एटम का न्यूक्लियस दिख रहा, दूसरे एटम का न्यूक्लियस दिख रहा, दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ये अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गया। इसी लाइन के अलोंग ये ओवरलैपिंग एरिया है, कॉमन एरिया ओवरलैपिंग एरिया उसी लाइन के अलोंग है, तो आराम से सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। इनफैक्ट उल्टा भी डिसाइड कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट जिस एक्सिस के अलोंग बना हुआ है वही हम लोगों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। जैसे अगर मान लो ऐसा कंसिडर करें कि पीजेड वाला पार्ट पीजेड के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब हम लोगों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट जेड डायरेक्शन मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर एक पीजेड ऑर्बिटल जैसे जेड डायरेक्शन है तो दूसरा पीजेड को सामने ही आना पड़ेगा ओवरलैप करने के लिए। मतलब अगर हम लोग का ये हॉरिजॉन्टल पार्ट जेड डायरेक्शन होता तो ये पीजेड हो गया, ये पीजेड हो गया, दोनों सामने ओवरलैप करता है जेड डायरेक्शन के अलोंग। अगर ये पीजेड होता, ये डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन जेड होता, तो एक पीजेड वाला पार्ट दूसरा पीजेड वाला पार्ट ये सामने सामने ओवरलैप करता। तो हम लोग का जो ओवरलैपिंग है, अगर इधर पीजेड होता तो ऐसा ओवरलैपिंग होता, पीजेड को ऐसा रखते मतलब डायरेक्शन को जेड ऐसा रखते तो ये होता, अगर डायरेक्शन को ये रखते तो इस तरीके का ओवरलैपिंग होता। जिस डायरेक्शन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा वही हम लोग का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी रहेगा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, जो हम लोग का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा वही हम लोग के सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन का भी डायरेक्शन होता है। तो आगे जाने के बाद एक चीज हम लोग डिसाइड किया करते हैं, ऐसा बोला भी करते हैं, जैसे जब हम लोगों को ऑर्बिटल्स का शेप डिसाइड करना होता है, मतलब मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करना होता है, ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओरिएंटेड है एक मॉलिक्यूल के अंदर, इन सब चीजों को अगर डिसाइड करना होता है तो हम लोग उस केस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं। बट ठीक है, उतना डिटेलिंग हम लोग को जरूरत नहीं होता, अभी के लिए केवल ये पॉइंट का ध्यान रखना होता है। नोट कर लो, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये डायग्राम नोट कर लेना दोनों।
डायग्राम को नोट करने के बाद चौथा पॉइंट हम लोग आते हैं, ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना होता है, इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं। पहले हम पॉइंट समझा रहे हैं, समझाने के बाद फिर हम लोग इसी बात करेंगे। जैसे मान लो कि अगर एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल वाले पार्ट में अगर सिग्मा बॉन्ड बना तो ऐसा ओवरलैप हो गया। मान लो अगर पी ऑर्बिटल है, जो डायग्राम ऊपर मेंशन किए थे, तो एक डंबल वाला पार्ट है, दूसरा भी डंबल वाला पार्ट है, इसमें भी ओवरलैपिंग हो गया, आराम से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग मेंशन कर दिया। अगर इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाले पार्ट को हम थोड़ा इलोंगेट करें, तो उस केस में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का अगर एक सिलेंडर होता और उस सिलेंडर वाले पार्ट का हम लोग एक्सिस वाला पार्ट कंसिडर करें, तो सिलेंडर के एक्सिस का मतलब क्या है, जो सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर से क्रॉस कर रहा हो। तो उस केस में हम लोग का जो सिलेंडर का एक्सिस है वही ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी रहेगा। मतलब एक सिलेंडर के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड को अगर डालेंगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप से अंदर चला जाएगा। सेम टाइप का चीज हम लोग दूसरे में भी मेंशन कर सकते हैं कि हम लोगों का अगर एक सिलेंडर के अंदर इस चीज को प्लेस करें, ये पूरे के पूरे सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट को अगर एक सिलेंडर के अंदर प्लेस करें, तो उस केस में सिलेंडर वाले पार्ट का जो एक्सिस है वही हम लोग का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट भी निकल के आएगा, ऐसा हम मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो हम लोग एक टर्म यूज किया करते हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब तो एक्सप्लेन कर दिया कि सिलेंडर के अंदर उस ऑर्बिटल को हम लोग रखेंगे तो सिलेंडर का एक्सिस और ऑर्बिटल का एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड एज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। लेकिन हम लोग को इसका एक एप्लीकेशन याद रखना है, ये एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, इस वजह से एप्लीकेशन याद रखना है। सिलेंड्रिकल सिमेट्री होने के वजह से हम लोगों का, जैसे ऐसा समझो जैसे मेरा हाथ है, तो इसमें मेरे हाथ में एक पेन दे रखा, अगर हम लोग इस पेन वाले पार्ट को का जो कैप है इसको फिक्स रखते हैं, बट हम दूसरे हाथ को रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन होने से हम लोग का पेन तो जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही है, यहाँ के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा, बट मेरा रोटेशन तो हुए जा रहा है। तो उसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम लोग दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रखे हैं, तो उस केस में सिलेंड्रिकल सिमेट्री होने की वजह से एक ऑर्बिटल को फिक्स करके भी अगर हम लोग दूसरे को रोटेट करना शुरू करें, तो दूसरा रोटेट होगा भी, तो भी इन दोनों के न्यूक्लियस के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हम डायग्राम में ऐसा डिनोट कर सकते हैं, पहले वाले ऑर्बिटल को हम फिक्स रखते हैं, इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट ये दूसरा जो ऑर्बिटल है इसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो अगर पहले को फिक्स रखते हुए दूसरे को रोटेट करेंगे भी, तो भी ये कॉमन एरिया जो है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस ऑर्बिटल वाले पार्ट ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहीं पे बस ये मतलब रोटेट करते जा रहे हैं। तो कॉमन एरिया पे फर्क नहीं पड़ रहा, ओवरलैपिंग एरिया पे फर्क नहीं पड़ रहा। इस चीज को हम लोग सिलेंड्रिकल सिमेट्री का एप्लीकेशन आराम से बोल सकते हैं। वैसे एक चीज है, एक चीज पे फर्क पड़ेगा कि अगर मान लो जैसे हम ऐसा लिखते हैं कि मेरे पास ये हाथ था, तो हाथ वाले पार्ट में ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये ब्लू पेन था, सिग्मा बॉन्ड है। तो इस केस में अगर इस सिग्मा बॉन्ड के एक एंड पे कोई ग्रुप है और दूसरे एंड पे कोई ग्रुप है, जैसे मान लो ये दोनों जो दोनों फिंगर से ये ग्रुप है, तो इस केस में अगर एक को फिक्स रखें हम और दूसरे को रोटेट कराएं, तो जब दूसरे को रोटेट कराना शुरू करेंगे तो हम लोग का डिस्टेंस वाला पार्ट चेंज होना शुरू होगा। मतलब एक एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम को अगर रोटेट कराना शुरू करें इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, तो रोटेशन होने के वजह से, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होने की वजह से एटम्स के बीच का डिस्टेंस वाला पार्ट जो इन दोनों ग्रुप्स पे था वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस चीज को हम लोग सिलेंड्रिकल सिमेट्री का एक एप्लीकेशन मानते हुए कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कंसिडर किया करता है। तो पहले एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करो, इस चीज को हम लोग वापस से डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये पॉइंट मेंशन करो, सिग्मा बॉन्ड सेल्स sigma bonds have cylindrical symmetry, therefore bond rotation takes place, bond rotation takes place without any change in the overlapping area. Any change in the overlapping area. ब्रैकेट में लिख लेना,
gives rise to कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। क्या होता है ये चीज, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का फॉर्मेशन ये बॉन्ड रोटेशन की वजह से हो सकता है। इस चीज को हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। डायग्राम में ये डायग्राम नीचे वाला मेंशन कर लेना, जिसमें एक को फिक्स रखना और दूसरे ऑर्बिटल वाले पार्ट को रोटेट कर सकते हैं। केवल ये नीचे वाला डायग्राम नोट कर लो। और अगर डायग्राम नोट कर लिया हुआ तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट वाले पार्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट वाले पॉइंट का भी हम लोग एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे। ऑल्दो ये पॉइंट हम लोग आगे भी रिपीट करने वाले हैं, अभी के अलावा फिर भी एक बार रिपीट होगा। या फिर एक काम करते हैं, ठीक है रहने दो, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम अलग से रिपीट कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना कि सिग्मा बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन कराना होता है तो हेड ऑन ओवरलैप या फिर एंड टू एंड ओवरलैप होगा। प्योर ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला बॉन्ड बनेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दो एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तीसरा पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, और उसमें डायग्राम में हम लोग ये चीज लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री का पॉइंट ध्यान रखना, जो कि केवल सिग्मा बॉन्ड के केस में एग्जिस्ट करता है। सिलिंड्रिकल सिमेट्री जिसकी वजह से हम लोग बॉन्ड रोटेशन करा सकते हैं सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग। और उसके अलावा फिर एक दो पॉइंट्स और हैं जिसको हम लोग पाई बॉन्ड के पार्ट को पढ़ने के बाद एक ही बार डिस्कस कर सकते हैं। तो जो सेकंड टाइप है मेंशन कर लेते हैं कॉपी में, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है इन सब चीजों का डिस्कशन करने के बाद कुछ कॉमन पॉइंट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट टाइप की चीजें होती है, उन सब चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हेडिंग डाल दो पाई बॉन्ड्स और पॉइंट नोट करना है इसमें, फॉर्म्ड बाय द लैटरल और sideways overlap of pure orbitals only. Pure orbitals only. इसी के जस्ट नीचे नोट लिख करके एक पॉइंट मेंशन कर लेना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, hybrid orbitals does not form pi bonds. Hybrid orbitals does not form pi bonds except एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग बेंजाइन बोलते हैं। अभी के लिए बस हम केवल इसका स्ट्रक्चर मेंशन कर रहे हैं कि अगर बेंजीन वाला पार्ट है तो बेंजीन वाले पार्ट में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस चीज को हम लोग बेंजाइन बोल सकते हैं। इस एक सिंगल मॉलिक्यूल में हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, अदरवाइज कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। सबसे पहला सबसे बेसिक पॉइंट अपने को ध्यान रखना होगा। नोट कर लो डायग्राम का स्ट्रक्चर, ये भी चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, मतलब बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। वहां पे हम लोग इस पॉइंट का फिर से डिस्कशन करेंगे
और स्पेसिफिकली ये भी मेंशन करेंगे हम लोग कि कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बट अभी ये चीज इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। पहला पॉइंट नोट करने के बाद, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग मेंशन कर रहे थे कि अगर हम लोग को पाई बॉन्ड बनाना है तो उसके इसमें साइड वाइज ओवरलैप होगा। तो पहले हम पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले एटम वाले पार्ट का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस दिख रहा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन मेंशन कर दिया। तो जब सिग्मा बॉन्ड था तो सिग्मा बॉन्ड के केस में इस लाइन के अलोंग ओवरलैप हो रहा था, दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते थे तो उस लाइन पे ही कहीं ना कहीं ओवरलैप करते थे। बट इस केस में ओवरलैपिंग लाइन के ऊपर है और लाइन के नीचे है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन है, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, मतलब अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाले पार्ट पे इस पर ओवरलैप नहीं हो रहा। ये भी एक पॉइंट ध्यान रखने लायक होता है। तो सेकंड पॉइंट में इसी चीज को मेंशन करते हैं हम लोग, पॉइंट नोट कर लो। सेकंड पॉइंट, द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के टर्म में बात करें हम लोग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स the bond formation takes place on an axis perpendicular to the internuclear axis। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगा, उसी के अलोंग होगा। हम लोग ऐसा पॉइंट का ध्यान रखा करते हैं, नोट कर लो। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, second and third bonds between two atoms will be pi bond। Second and third bond between two atoms will be pi bond। हमेशा दो एटम्स के बीच में जो सेकंड बॉन्ड होगा और जो थर्ड बॉन्ड होगा उस चीज को पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग पहले ही शेयर कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये इन्फॉर्मेशन सिंपल सा है। और इन इंफॉर्मेशंस के बाद नोट लिख करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना शुरू करो। और इन पॉइंट्स का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, भी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे क्लास में, तो तुम लोग को देख के मालूम पड़ जाएगा। सीधा इन नोट्स के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग पुट अप कर सकते हैं। पॉइंट नोट करना शुरू करो। नोट में सबसे पहला, s ऑर्बिटल is non-directional in nature। s orbital is non-directional in nature। non-directional का मतलब spherical shape है, तो कोई एक particular direction नहीं है। जैसे p orbital में px, py, pz है, s में spherical shape है तो कोई particular direction नहीं है, तो इसलिए हम लोग non-directional nature बोलते हैं इसमें। non-directional nature and does not form pi bond। पाई बॉन्ड बनाने के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे ऊपर दोनों तरफ ओवरलैप चाहिए, बट एस ऑर्बिटल तो सर्कुलर है, तो उसके इसमें दो लोब्स नहीं हो सकते। एटलीस्ट दो लोब्स होंगे तभी पाई बॉन्ड बन सकता है, तो एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है, पहला चीज ये नोट कर लो। सेकेंड पॉइंट, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। Covalent bonds are directional in nature। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है, मतलब पार्टिकुलर डायरेक्शन में बनने का मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग का पाई बॉन्ड है। तो डायरेक्शंस फिक्स है। अगर हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एक्स वाई जेड में से कोई एक नाम दे दे तो बाकी को उसके रिस्पेक्ट में आराम से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट एक छोटा सा ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। थर्ड पॉइंट, sigma bonds are formed along the internuclear axis। Sigma bonds are formed along the internuclear axis। Therefore,
stronger than pi bond due to more effective overlap. Due to more effective overlap. सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग होता है और इसके वजह से जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसको ऐसा समझ के देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है, तो ये सामने सामने ओवरलैप किया, ठीक है, सामने सामने ओवरलैप में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम लोगों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला पार्ट फिक्स है, जैसे मान लो कि हम ऐसा एक पेन रखते हैं, तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक एक्सिस है, एक न्यूक्लियस है, दूसरे कॉर्नर पे एक न्यूक्लियस है, तो जब भी ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा तो इन दोनों एक्सिस के बाद ही होगा। मतलब एक पी ऑर्बिटल इसके ऊपर है, दूसरा पी ऑर्बिटल इस कॉर्नर पे है। अगर इन दोनों को ओवरलैप करना है तो दोनों को थोड़ा बेंड होना पड़ेगा। मतलब पहले ऑर्बिटल ऐसा था, अब इसको बेंड होना पड़ेगा, दोनों ऑर्बिटल को बेंड होना पड़ेगा, तभी जाके ओवरलैप ऊपर और नीचे करा पाएगा। तो हम लोग का एक पी ऑर्बिटल वाला पार्ट, जैसे हम लोग मान लो कि न्यूक्लियस वाले पार्ट को फिक्स रख दिए, ये हम लोग का दोनों अलग अलग एटम्स का न्यूक्लियस था, एक का पी ऑर्बिटल मालूम है, दूसरे का पी ऑर्बिटल मालूम है, अब दोनों में ओवरलैप कराना है, तो पहले वाले ऑर्बिटल को बेंड होना पड़ेगा, दूसरे ऑर्बिटल को भी बेंड होना पड़ेगा। जब दोनों बेंड होगा तब उस केस में ऑलमोस्ट इस टाइप का हम लोगों का एक शेप कंसिडर किया जा सकता है, जिसके बेसिस पे हम लोग का पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ऑर्बिटल को बेंड होना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में जो ओवरलैपिंग का इफेक्टिवनेस है ये बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ऑर्बिटल के बेंडिंग के वजह से हम लोग का ओवरलैपिंग वाला पार्ट बहुत इफेक्टिव निकल के नहीं आ सकता है। इस वजह से हम लोगों का जो पाई बॉन्ड वाला पार्ट है वो वीक होता है। सिंपली उसको इस वर्ड के साथ एसोसिएट करके रखना, ये वर्ड काफी मैटर करता है। हम लोगों को ओवरलैप का वॉल्यूम कितना ज्यादा इससे मतलब नहीं है कि ज्यादा ओवरलैप है। ज्यादा ओवरलैप और इफेक्टिव ओवरलैप अलग अलग चीजें हैं। इफेक्टिव ओवरलैप का मतलब कि हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ साथ हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ ओवरलैप है, बेसिकली हम लोग वॉल्यूम तो वर्ड यूज नहीं करते, हम लोग एरिया की बात करते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ साथ जो एरिया ऑफ ओवरलैप है वो कितना ज्यादा है, इससे हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप की बात करते हैं, बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इस एक वर्ड का थोड़ा ध्यान रखना है, इसको हम लोग आगे भी यूज करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बनता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव ओवरलैप ज्यादा निकल के आता है। इस वजह से सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये पॉइंट हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। हमेशा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाले पार्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। थर्ड पॉइंट ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट नोट करना है इसके बाद। फोर्थ पॉइंट हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे बेसिकली, और बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी हम लोगों का छोटा सा एक कंसिडरेशन इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप बोलेंगे, बट उसमें हम लोग कुछ पार्टिकुलर अभी दो सिनेरियो की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, इसके लिए हम लोग को आगे बहुत सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करना होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले पार्ट में एक बस पॉइंट नोट कर लो, इट डिपेंड्स ऑन द effectiveness of overlap. Effectiveness of overlap. जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वो डिपेंड करता है कि हम लोग को ओवरलैपिंग कितना इफेक्टिव है, और ओवरलैपिंग का इफेक्टिवनेस हम लोग के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसी के नीचे मेंशन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द internuclear distance. Depends on the internuclear distance. और उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं लोअर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इस चीज को हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोला करते हैं। बेसिकली बॉन्ड लेंथ अगर कम होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाला पार्ट बेसिकली बॉन्ड लेंथ ही होता है। पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। लोअर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ बोला जा सकता है। जितना दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस के बीच में, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता चला जाता है। जनरली ये कन्वेंशन हम लोग मानते हुए चलते हैं, लोअर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इसमें हम लोग दो पार्ट की बात करेंगे। पहला पार्ट सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड में एक कंडीशनल पार्ट है जिसका ध्यान रखते हुए काम करना होता है। कंडीशनल पार्ट हम लोग मेंशन कर सकते हैं, कीपिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम,
कीपिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हुआ तब उस केस में इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप या बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। उसमें हम लोगों का पीपी ओवरलैप सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, फिर उसके बाद एसपी ओवरलैप की बात करते हैं और सबसे लेस इफेक्टिव एसएस ओवरलैप होता है। बट इसमें ये पार्ट ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए तभी इसी ओवरलैप की बात कर सकते हैं। मतलब 2p ओवरलैप या फिर 2s 2p ओवरलैप या फिर 2s 2s ओवरलैप। अगर यहाँ पे हम लोग 3p और 3s ओवरलैप ले लें तो दूसरे वाले केस में भी हम लोग को 3p ओवरलैप, तो 3s 3p ओवरलैप, और तीसरे वाले केस में 3s 3s ओवरलैप रखना पड़ेगा, तभी हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। रैंडम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हम लोग का 3p और 2s और इधर वाले पार्ट में 3p और 2p, इसमें ओवरलैपिंग में क्या रहेगा ये हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है तो एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना, शायद हो सकता है पहले से मालूम भी हो। जब हम लोग साइज ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो साइज ऑफ ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है, फिर पी ऑर्बिटल वाले पार्ट का नंबर आता है, फिर डी ऑर्बिटल वाले पार्ट का नंबर आता है, सबसे लार्जेस्ट साइड हम लोग के एफ ऑर्बिटल का आता है। अगर हम लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तब उस केस में एसपीडीएफ में सबसे छोटा ऑर्बिटल एस होता है। तो जैसे कि सोच के देखो कि अगर हम लोग अपने ऑर्बिटल्स वाले पार्ट को मेंशन करना शुरू करें तो एस ऑर्बिटल और उसी के सामने हम लोगों को दूसरा भी एस ऑर्बिटल वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए अगर काम करना है तो हम लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं। हम डायग्राम के थ्रू इस चीज को मेंशन कर रहे हैं, इससे तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों का ओवरलैपिंग एरिया वाला पार्ट कम या ज्यादा क्यों निकल के आ रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हम लोग आराम से कंपैरिजन करते हुए काम कर सकते हैं। 1 मिनट, चलो ध्यान दो। जैसे मान लो कि हम लोगों का एक एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल वाले पार्ट का स्फेरिकल शेप होता है, ऐसा हम लोग मेंशन करते चलते हैं, तो हम लोग का स्फेरिकल शेप वाला पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। और इसी के जैसा हम लोग का दूसरा एक और स्फेरिकल शेप वाला पार्ट रहेगा। मतलब अगर हम लोग एस एस ओवरलैप करा रहे हैं तो एस एस ओवरलैप वाले पार्ट में हम लोगों का एग्जैक्टली ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट कंसिडर किया जा सकता है अगर एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप है। अगर हम लोग s और p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप कंसिडर करते हैं तो s और p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि s ऑर्बिटल तो ठीक है बट p ऑर्बिटल वाला जो पार्ट है इसका साइज बड़ा होता है s ऑर्बिटल से। तो उस केस में जैसे पहले वाले केस में जो ओवरलैपिंग एरिया है और दूसरे वाले केस में जो ओवरलैपिंग एरिया है, देख के मालूम पड़ रहा है कि s और s ओवरलैप में एरिया कम है, जबकि s और p ओवरलैप में हम लोग का एरिया वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है। बट अगर मान लो कि हम लोग पीपी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की बात करते हैं तो जो पीपी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है, क्योंकि पीपी ऑर्बिटल्स वाले पार्ट में साइज थोड़ा बड़ा ही रहेगा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया वाला पार्ट और ज्यादा निकल के आएगा। तो हम लोग का अगर पीपी ओवरलैप हुआ तो ओवरलैपिंग एरिया सबसे ज्यादा है, मतलब कॉमन एरिया सबसे ज्यादा है। जितना ये कॉमन एरिया होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, लेकिन इस पॉइंट का ध्यान रखते हुए कि हम लोग का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये पार्ट हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है, ऊपर वाले में भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है और नीचे वाले में भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है। तीनों ओवरलैपिंग में न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस सेम था, तब जाके ज्यादा ओवरलैपिंग ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले पार्ट को बना पाएगा। इस एक ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तब। तो कीपिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम। अगर इसको सेम रखते हैं तब उस केस में हम लोग का पीपी ओवरलैप सबसे इफेक्टिव, फिर एसपी ओवरलैप, फिर एसएस ओवरलैप आराम से बोल सकते हैं। नोट कर लो इस डायग्राम को और पूरे पार्ट को। इस फैक्ट को याद रखना है तुम लोगों को। धीरे धीरे इस तरह के फैक्ट्स रिपीट होंगे। आज हम जो जो चीजें पढ़ा रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का पार्ट है, नेक्स्ट क्लास में भी जो जो चीजें बताएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा, लेकिन उसके बाद फिर आगे का सारा चीज आसान होता चला जाएगा। आज जो जो चीजें बता रहे हैं बेसिकली एकदम नया नया चीज है, तो इसलिए इस चीज को बस सुनना और क्वेश्चंस कैसा होता है अभी जब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो पता चल जाएगा आराम से।
और किसी को अगर अभी तक के पॉइंट में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। बस एक लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट में मूव करेंगे। तो लोग कोई डाउट आउट नहीं होता है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं होता है? सब लोग शांति से बस क्लास सुनता है। क्या हो गया है भाई तुम लोगों को? किसे पढ़ाई करता है तुम लोग? तुम लोग केमिस्ट्री में अगर इस सब चीज में दिक्कत होता है तो फिर डाउट नहीं पूछता है, तो फिजिक्स विजिक्स में क्या ही करता होगा तुम लोग? चलो ध्यान दो। अगर हम लोग पाई बॉन्ड वाले पार्ट की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड वाले पार्ट में जो हम लोगों का ओवरलैपिंग वाले पार्ट का स्ट्रेंथ है, मतलब पाई बॉन्ड में अलग अलग ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से जो हम लोग का बॉन्ड स्ट्रेंथ बनेगा, तो उसमें 2p ओवरलैप, फिर उसके बाद 2p 3d ओवरलैप, फिर उसके बाद 2p 3p ओवरलैप, इन तीन ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इन सब ओवरलैप को इफेक्टिव माना जाता है, मतलब ये सब ओवरलैप जो है वो ठीक ठीक इफेक्टिवनेस के साथ रहते हैं। बट इसके बाद फिर 3p का नंबर आता है, ये पार्ट और इसके आगे 3p के बाद 3p 3d इन सब ऑर्बिटल्स को ले सकते हैं। इन सब के केस में हम लोग का जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो बहुत ही इनइफेक्टिव होता है। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वेरी इनइफेक्टिव ओवरलैप। और इतना इनइफेक्टिव ओवरलैप होता है कि इन सब का फॉर्मेशन हम लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं, कि इन सब पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हम लोग करा भी नहीं सकते। पॉइंट मेंशन कर लेना अपने कॉपी में। जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है काफी इनइफेक्टिव होता है, इसलिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग नहीं करा सकते इन केसेस में। और इसमें एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, एक ये पार्ट 2p 3d तब जाके 2p 3p है। अगर ऑर्बिटल के साइज की बात करें तो p ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू d। और अभी जस्ट मेंशन किया था कि बड़ा ऑर्बिटल है तो फिर ओवरलैपिंग उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ पे 2p 3d का नंबर हाइयर है एज कम्पेयर टू 2p 3p। इसके पीछे रीजन क्या है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। जैसे मान लो 2p ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल वाले पार्ट को 3p के साथ ओवरलैप करना है, तो 3p ऑर्बिटल का साइज 2p के ऑर्बिटल के से थोड़ा बड़ा होगा। एक छोटा ऑर्बिटल है, एक बड़ा ऑर्बिटल है, तो दोनों अपने को बेंड करेगा और बेंड करके आराम से ओवरलैप करना चाहेगा। तो एक ऑर्बिटल था वो भी बेंड हुआ, दूसरा ऑर्बिटल था वो भी बेंड हुआ और ओवरलैप करने की कोशिश किया। बट अगर मान लो कि हम लोग का 2p ऑर्बिटल हुआ और 3d ऑर्बिटल हुआ, तो 3d ऑर्बिटल का साइज बड़ा तो है और 3d ऑर्बिटल ऑलरेडी बेंड है। मतलब इस साइड में अगर हम लोग डिस्टेंस वाला पार्ट इसके जस्ट नीचे यहाँ पे रखा है ऑर्बिटल को, इसके जस्ट नीचे डी ऑर्बिटल के न्यूक्लियस पर रखा है, बट ऑर्बिटल पहले से बेंड है। अगर पहले से इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो इसको बेंड बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा अपने आप को, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग वाला पार्ट ज्यादा इजिली हो सकता है, ज्यादा इफेक्टिवली हो सकता है। इस वजह से 2p 3p ओवरलैप और 2p 3d ओवरलैप वाले पार्ट में ये वाला पार्ट ज्यादा इफेक्टिव नेचर का होगा, जो हम लोग को ऑर्डर में कंसिडर करना होता है। इस एक ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। नोट कर लो इस चीज को। डायग्राम को नोट करने की जरूरत नहीं, बस ये पॉइंट थ्योरेटिकली हम लोग को ध्यान रखना है, इसी चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। जितने क्वेश्चन दे रखे थ्योरेटिकली तुम्हारे बुकलेट में, उन सब का डिस्कशन करेंगे और आराम से तुमको पता चला है कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस के सॉल्विंग की बात कर रहे हैं। अगर कोई डाउट होगा थ्योरेटिकली तो पूछ लेना, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चंस के डिस्कशन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन वाले पार्ट में हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 56 वाले पार्ट को देखो। क्वेश्चन नंबर 56 वाले पार्ट में सीधा यही सवाल पूछा है, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बाय 2s 2s 2p 2p एंड 2s 2p ओवरलैपिंग हैज द ऑर्डर। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, हम लोग बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? तो एक चीज देखो, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, यहाँ भी n का वैल्यू 2 और 2, यहाँ भी n का वैल्यू 2 और 2, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है।
अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है तो पीपी ओवरलैप सबसे इफेक्टिव, फिर उसके बाद एसपी ओवरलैप और सबसे लास्ट में एसएस ओवरलैप। तो उसके हिसाब से ऑप्शन वाले पार्ट में थर्ड ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली उस पॉइंट के ऊपर एप्लीकेशंस होंगे क्वेश्चंस में, सीधा वो पॉइंट्स के ऊपर ही सवाल पूछा जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं आराम से क्वेश्चन वाले पार्ट की। फिर क्वेश्चन नंबर 56 वाले पार्ट के बाद अगर हम लोग आगे डिस्कशन करें तो इसके इसमें क्वेश्चन नंबर, ठीक है ये तो हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं, होमवर्क में दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एसएस ऑर्बिटल अलोन। ये गलत है, केवल एसएस ऑर्बिटल से नहीं बन सकता, बाकी ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं। एस एंड पी ऑर्बिटल्स अलोन, ये भी थोड़ा गलत। अच्छा एक पॉइंट छूट गया, थोड़ा एक पॉइंट और नोट कर लो, ये बताना रह गया, एक मिनट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है काफी, पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना। और शायद पॉइंट नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे हैं, 4 नंबर तो बॉन्ड स्ट्रेंथ था, पॉइंट नंबर 5 वाले पार्ट में ये भी पॉइंट स्टार मार्क कर लो। ओनली dx square dash y square and dz square can form sigma bond. Only dx square y square and dz square can form sigma bond. ब्रैकेट में लिख लेना, they are oriented along the axis, they are oriented along the axis। केवल dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर यही पार्ट सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ये सब पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। अभी आगे मेंशन कर रहे हैं, दे आर ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस बट कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। Whereas dxy, dyz and dxz can form pi bonds but not sigma bond। सिग्मा बॉन्ड हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनेगा, मतलब एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन पे बनेगा। सिग्मा बॉन्ड केवल इन 3 डायरेक्शन से बनेगा, लेकिन dxy ना x पे होता है ना y पे होता है, उन दोनों के बीच में होता है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में x के अलोंग कोई लोब ही नहीं है, उसको ऐसा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम लोग का सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट आइदर x डायरेक्शन पे बनेगा, या इन दोनों एटम से y डायरेक्शन पे बनेगा, या फिर इन दोनों एटम से z डायरेक्शन पे बनेगा। बट हम लोग का dxy वाला पार्ट का जो लोब है वो xy डायरेक्शन में होता है, मतलब उन एक्सिस पे नहीं होता, उसके बीच में होता है। तो अगर ये दूसरा एटम का ऑर्बिटल यहाँ आ भी गया तो कैसे हेड ऑन ओवरलैप कर पाएगा? हेड ऑन ओवरलैप करने के लिए हम लोगों को एक लोब इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा कम से कम। तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर इस डायरेक्शन पे है, तो यहाँ ऑर्बिटल का ओवरलैप हो गया, इधर ऑर्बिटल का ओवरलैप हो गया, ऊपर ऑर्बिटल का ओवरलैप हो गया, नीचे ऑर्बिटल का ओवरलैप हो गया। तो जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बना पाएंगे, लेकिन जो एक्सिस पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सिग्मा बॉन्ड कहाँ से बना पाएगा? तो ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट ध्यान रखना है अपने को कि dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन फिर ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और दूसरा dxy, dyz, dxz एक्सिस के 45 डिग्री एंगल पे होता है, तो इस केस में ये सब पाई बॉन्ड्स ही बना पाएंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इस एक थ्योरेटिकल पॉइंट का ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आराम से फ्रेम किया जा सकता है। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कंसिडर किया जा सकता है। ये चीज एस एंड पी ऑर्बिटल्स अलोन, तो सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट कोई भी ऑर्बिटल बना सकता है, एक्स स्क्वायर वाई मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी ऑर्बिटल वाले पार्ट में डी जेड स्क्वायर वो भी बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन वाला पार्ट भी गलत है। दूसरा एस 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 पी और पी पी ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एस एस ऑर्बिटल, ठीक चीज है, एस पी ऑर्बिटल ठीक चीज है, पी पी ऑर्बिटल ठीक चीज है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही बनता है, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट ठीक दिख रहा। और फोर्थ में पीपी ऑर्बिटल अलोंग द साइड्स, मतलब साइड वाइज ओवरलैप बोल रहा है, तो साइड वाइज ओवरलैप से तो हम लोग पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, ये अपना आंसर नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, तो अभी जस्ट हम लोग मेंशन किए थे कोवेलेंट बॉन्ड वाला पार्ट डायरेक्शनल नेचर का होता है, तो ये पॉइंट अभी के लिए ध्यान रख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है। थर्ड ऑप्शन अपना आंसर कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63,
which is not characteristic of pi bond. A pi bond is formed when a sigma bond already formed. सही चीज है, क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद बनता है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सवाल में पूछा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब पहला ऑप्शन वाला पार्ट तो ठीक स्टेटमेंट है, ये अपना आंसर नहीं हो सकता है। पाई बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी जस्ट मेंशन किया था यहाँ पे कि पाई बॉन्ड्स वाला पार्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनाया जाता है जनरली, तो इस केस में ये स्टेटमेंट वाला पार्ट भी सही है, तो ये वाला पार्ट भी अपना आंसर नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट, पाई ऑर्बिटल्स मे बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। अगर पी ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप नहीं, साइडवाइज ओवरलैप करेगा, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब ठीक ऑप्शन दिख रहा है ये तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। और उसके इसमें पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम द लैटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यार है तो ठीक ही ठीक। चौथा स्टेटमेंट भी सही दिख रहा है। पाई बॉन्ड लॉन्गिट्यूडनल होगा ना, लैटरल का मतलब लैटरल और साइडवेज हो गया ना, ऐसा ये इस चीज को लैटरल ओवरलैप बोलता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक दिख रहा है। पाई बॉन्ड्स रिजल्ट फ्रॉम द लैटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लैटरल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सर 3 नंबर 3 नंबर वाले पार्ट में मे भी डाल दिया है। सेकंड वाला होगा ना आंसर, क्योंकि वो अच्छा सॉरी हाँ सेकंड होगा। इसमें नॉट कैरेक्टरिस्टिक बोला में लिखे कि पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना सकता है, तो यहाँ पे लिखा है पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, हम थोड़ा गलत पढ़ लिए, पाई बॉन्ड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा है कि पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये अपना आंसर होगा। थर्ड स्टेटमेंट में लिख दिया है पाई बॉन्ड्स मे बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों बना सकता है, मतलब जब लैटरल ओवरलैपिंग होगा तो उस केस में पाई बॉन्ड बनेगा, जब हेड ऑन ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अगर मे भी लिखा है इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो अपना आंसर नहीं हो सकता। हम सेकंड स्टेटमेंट ढंग से पढ़े नहीं थे। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते, केवल एक केस बेंजाइन मॉलिक्यूल का छोड़ करके, कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट पाई बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, अपना आंसर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 वाला पार्ट अगर कंसिडर करें, पाई बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ओवरलैपिंग ऑफ एसएस ऑर्बिटल, सबसे पहला पॉइंट था कि एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, ये भी गलत स्टेटमेंट है। हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है, लेकिन लैटरल ओवरलैप चाहिए, हेड ऑन ओवरलैप वाला पार्ट नहीं चाहिए। और पाई पी कोलैटरल ओवरलैपिंग, वैसे कोलैटरल ओवरलैपिंग जैसा कोई चीज नहीं होता है, लैटरल ओवरलैप बोलते हैं, बट चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि लैटरल ओवरलैप वाला पार्ट है, स्टेटमेंट कोड अपना आंसर कंसिडर कर सकता है। फिर उसके बाद जैसे एक चीज हम अभी बोले थे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे देखो sp2 ऑर्बिटल और s, तो इन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग आगे जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब उसका फिर से एक हेडिंग डलवाएंगे हम लोग, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ, तब उन सब चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी इन सब चीजों के डिस्कशन की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हम लोग ओवरलैपिंग करा के सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं आराम से। आयनिक बॉन्ड तो सवाल ही नहीं है, ओवरलैपिंग में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, हटा दो। फिर पाई बॉन्ड बना सकते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकते, इसका मतलब भी आंसर नहीं हो सकता, तो बच गया अपना थर्ड ऑप्शन सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट। ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। एक एक्सेप्शनल केस को इस तरह के सवाल में कंसिडर नहीं किया जाता है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन अगर ऐसा बोल दे सवाल में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, अगर ये सवाल होता हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, तब इस एक्सेप्शन वाले पार्ट को उसमें इंक्लूड करेंगे कि नहीं भैया एक जगह तो पाई बॉन्ड बना सकता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, नेवर नहीं बोल सकते, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, मतलब जनरली फॉर्म नहीं करता है पाई बॉन्ड, एक एक्सेप्शन एक ही है, उसके अलावा और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए अगर ट्रू फॉल्स में नेवर बोलेगा तब ऐसा सवाल डाल सकते हैं, अदरवाइज तो हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल से केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर वैसे ये सवाल भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल का मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जनरली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो 1s में सबसे छोटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो सकता है
बट एक चीज सोच के देखो, अभी हम केवल ये बोल रहे हैं अगर n का वैल्यू छोटा होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगा। तो 1 वाले पार्ट में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, इधर 2 और 2 है, और यहाँ पे 1 2 है। तो सबसे छोटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 1s है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ पे होगा, ऐसा बोल सकते हैं। मान लो एक ऑप्शन होता है इसमें, पांचवा ऑप्शन 1s और अच्छा 1s 1p तो हो नहीं सकता, मतलब ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऑप्शन बना नहीं सकते। तो सबसे छोटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 1s में है, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ये होगा, बाकी सारे बॉन्ड को हम लोग आराम से पीछे रख सकते हैं। लेकिन इस तरह का कंसिडरेशन हम लोग बॉन्ड डिस्टेंस जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी इस चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 वाला पार्ट हम लोग होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, एक एक करके होमवर्क मेंशन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 नोट करते जाना अपने कॉपी में, ये तुम लोग को होमवर्क में करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 68 एक्सरसाइज 2 है बेसिकली, बुकलेट 2 में एक्सरसाइज 1, बुकलेट 2 का एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 68, ये तुमको होमवर्क में करना है। सिंपल थ्योरेटिकल पॉइंट है। अच्छा इसमें नहीं, अभी सॉल्व मत करना, एक ये छोटा सा पार्ट, चलो ठीक है, काम करना, इसको अपने बुकलेट में देखना, बुकलेट में कहीं थ्योरी दे रखा होगा, एनसीईआरटी दे रखा होगा, तो इस चीज को पढ़ के देखना है, पता करके देखना, गूगल मत करना, पता करके देखना, सवाल सॉल्व करके देखो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक ऑप्शन की वजह से क्वेश्चन नंबर 94 नहीं दे पा रहे। 94 में 3 ऑप्शन ठीक है, केवल चौथा ऑप्शन अभी नहीं दे सकते। इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है, इसको भी अभी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन दे सकते हैं अब। एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर, ये सब तो होमवर्क दे रखा है, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 15 काफी अच्छा सवाल है, दिमाग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 उतना अच्छा सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है, आराम से सवाल बन जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 थ्योरेटिकल पॉइंट है, आज इन सब चीजों का डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। 17 क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 18 के पहले ऑप्शन में फ्री रोटेशन दे रखा, इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, 23, क्वेश्चन नंबर 62, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा नहीं, सॉरी, ये अभी मैं नहीं कर सकते, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे दिया यहाँ पे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिस्कस कर पाएंगे, 62 भी नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, अभी इसके आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू मॉलिक्यूल कैसे बना सकते हैं, H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, HF मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, HCl मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है। फिर एक दो छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, उनका डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वाले पार्ट का डिस्कशन आराम से शुरू कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करना, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था। सब्जेक्टिव वाले बुकलेट में भी तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, अगर उसका होमवर्क नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से ट्राई करके देखना, काफी मजा आएगा उन क्वेश्चंस को ट्राई करने में। आराम से ट्राई करके देखो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट होगा तो नोट्स कॉपी को रीड करो, कोई डाउट होगा उसको भी पूछना, अगर बुकलेट के किसी सवाल में कोई डाउट है उसको भी पूछना, अगर टेस्ट के पेपर में कोई डाउट है तो उसको भी आराम से क्लियर करते चले जाओ। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अगर कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। बताओ जल्दी अगर कोई डाउट है किसी के तो। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।